हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद्या को अपने नाम की तरह पढ़ना बहुत पसंद था। कहने को तो विद्या ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, पर उसके पिता अनिल और मां ज्योति ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की थी। ऐसे ही विद्या के 12वीं कक्षा की परीक्षा के बाद जब रिजल्ट का समय आता है, तो वो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अपने घर आती है और खुशी से अपने घर वालों से कहती है, माँ, पापा कहाँ हैं? जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा, तू तक खुश किस बात से है? हाँ बेटा, क्या हुआ बता ना। अरे आज तो तेरी परीक्षा का परिणाम आने वाला था ना, क्या रहा बेटा? अरे पापा, वही तो लेकर आई हूँ। आपको पता है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपकी बेटी ने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। हाँ बेटा, हम दोनों तो कभी पढ़ लिख ना सके, पर तुझे ऐसे पढ़ाई में सफलता हासिल करते देखा, हम दोनों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। बेटा, अब तू आगे क्या करना चाहती है? पापा, मैं अब अपना ट्यूशन सेंटर खोलना चाहती हूँ, जहाँ मैं बच्चों और आसपास की औरतों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू करूँगी, ताकि हर किसी को शिक्षा का भरपूर ज्ञान मिल सके। ठीक है बेटा, पर हाँ, तेरी सबसे पहली विद्यार्थी वो क्या कहते हैं? स्टूडेंट मैं ही बनूंगी। स्टूडेंट नहीं माँ, स्टूडेंट। विद्या की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही एक रात विद्या घर के आंगन में खाट पर लेटी हुई खुद से कहती है, माँ पापा ने आज तक मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया। इतनी मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा कर सफल किया, ताकि मेरा टीचर बनने का सपना पूरा हो सके। और अब अपने इस सपने की शुरुआत मैं गरीब बेटी का ट्यूशन सेंटर खोल के करूँगी। माँ पापा ने आज तक मेरे लिए किया, अब मैं उनके लिए करूँगी। ऐसे ही अपनी आंखों में हजारों सपने बसाए विद्या घर के आंगन में ही सो जाती है और अगली सुबह जागकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कह रही थी, क्यों ना मैं घर घर जाकर सारी औरतों और लड़कियों को अपने ट्यूशन सेंटर के बारे में बता दूं, ताकि सब लोग आना शुरू कर दें। तो बेटा चल, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, तेरे साथ चलती हूँ घर घर कहने के लिए। ठीक है माँ, काम खत्म करके जल्दी चलते हैं, सबको बताना भी तो है। घर का काम खत्म करने के बाद विद्या ज्योति गांव के घर घर में जाकर अपने ट्यूशन सेंटर के बारे में बताने लगती है, जहां कई लोग तो विद्या के विचारों से खुश हो जाते हैं, पर कई औरतें और आदमी उसे गलत समझते हैं। ऐसे ही घर घर सूचना देते हुए वो अपने काका मुरली के घर पर जाती है, जहां जाकर विद्या अपने ट्यूशन सेंटर के बारे में बताती है, जिस पर मुरली बोलता है, अरे ओ पागल छोरी, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? क्या उलझुल बातें कर रही है? अरे औरतें घर का चूल्हा चौका करती हुई अच्छी लगती हैं, ना कि ऐसे किताब पढ़ते हुए। मुरली काका, कैसी बातें करते हैं आप? शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, फिर चाहे काकी हो, मैं हूँ या कोई जन्म लेती बच्ची ही क्यों ना हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर काकी पढ़ लिख कर कुछ सीख जाएंगी तो आगे जाकर काम में आपकी ही तो मदद करेंगी। क्यों री, तूने 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? अब तू हमें सही गलत बताएगी। सुन ले छोरी, औरतों को घर का काम करना ही शोभा देता है, और आज के बाद हमारे घर पे ये शिक्षा का ज्ञान देने मत आइयो। मुरली की तेज आवाज सुनकर उसके घर के बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो सभी मुरली की बातों का समर्थन भी करते हैं। दोनों माहौल को शांत करने के लिए चुपचाप वहाँ से वापस घर आ जाती है, जहाँ अनिल उन दोनों को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? जी वो क्या बताऊँ, हम दोनों विद्या के ट्यूशन सेंटर का प्रचार करने के लिए गए थे, पर वहाँ। इतना कहकर ज्योति अनिल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अनिल बोलता है, मैं पहले ही जानता था कि गांव के लोग कुछ ऐसा ही जवाब देंगे। पर विद्या बेटा, एक बात ध्यान रखना, सफल वही होता है जो मेहनत के साथ साथ लड़ता भी है, सहता भी है। इसीलिए अपनी पूरी लगन के साथ आगे बढ़ना बेटा, हम तेरे साथ हैं हमेशा। इस गरीब की बेटी का ट्यूशन सेंटर जरूर चलेगा। अपने पिता की बात सुनकर विद्या के अंदर का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो बोलती है, हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। अब चाहे जो हो जाए, ट्यूशन सेंटर तो मैं खोल कर रहूंगी और सबको शिक्षित भी करूंगी। ऐसे ही विद्या अपने पक्के इरादे के साथ अपने घर से थोड़ा दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे
अपना ट्यूशन सेंटर खोलने का फैसला करती है। वो पेड़ के नीचे की सारी जगह को अच्छे से साफ करती है और वहाँ पर कुछ चटाइयाँ बिछा देती है। साथ ही पेड़ पर एक ब्लैक बोर्ड भी टांग देती है, जिसके बाद वो वहाँ बैठकर सभी के आने का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर विद्या के ट्यूशन सेंटर पर कोई नहीं आता। पर एक सुबह सरला और विमला नाम की 2 औरतें सेंटर पर आती है, जिसे देखकर विद्या कहती है, आइए आइए, स्वागत है आपका। बेटा, हम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से पढ़ पाएगी। बेटा, देख आज हम लोग आए हैं, कल और भी लोग आएंगे और एक दिन ये ट्यूशन सेंटर भरा हुआ नजर आएगा। जी जरूर, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इतना कहकर विद्या अपनी विद्यार्थी विमला और सरला को पढ़ाना शुरू करती है। वक्त गुजरता है और देखते ही देखते विद्या के ट्यूशन सेंटर के विद्यार्थी भी बढ़ने लगते हैं। गांव की औरतें और बच्चे गरीब बेटी के ट्यूशन सेंटर में पढ़ने के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे विद्या अपने ट्यूशन सेंटर के लिए गांव में ही कमरा किराए पर ले लेती है और उसे एक बढ़िया क्लासरूम में तब्दील करती है। पर मुरली से विद्या की ये सफलता देखी नहीं जा रही थी। ऐसे ही एक शाम वो कुछ आदमियों को जमा करता है और बोलता है, अरे तुम सबको कोई सांप सूंघ गया है क्या? अरे तुम्हारे घरों की औरतें पढ़ लिख कर तुम सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। अरे कल को तुम घर का झाड़ू पोछा बर्तन और तुम्हारी बीवियां आराम से बैठकर तुम पर हुक्म चलाने का काम करेंगी। अरे मेरे साथ चलो, हम इस विद्या की लगाई हुई शिक्षा की आग को और बढ़ने से पहले खत्म कर देते हैं। मुरली के भड़काऊ शब्द सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बातों में आते हैं और उसी रात गांव के सभी लोगों के सोने के बाद वो अपने भड़काए हुए आदमियों के साथ विद्या के ट्यूशन सेंटर में चुपके से घुस जाता है और वहाँ तोड़ फोड़ कर देता है। साथ ही काफी किताबें भी फाड़ देता है। अगली सुबह जब विद्या वहाँ आती है तो अपनी ट्यूशन सेंटर को ऐसे हाल में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक रुमाल पर जाती है, जिसे लेकर वो सीधा मुरली के घर जाकर कहती है, क्यों मुरली काका, आखिर आपको क्या मिला ये सब करके? अरे आपको जो कहना था आप मुझसे कहते, मेरे ट्यूशन सेंटर को बर्बाद क्यों किया आपने? ए विद्या, पागल हो गई है क्या? अरे क्या सबूत है कि मैंने किया है ये सब? ये रहा सबूत, देख लो अच्छे से। इस पर आपका नाम लिखा है, मुरली चंद। ये आपका ही रुमाल है ना? अब फैसला मैं नहीं बल्कि गांव की पंचायत करेगी। इतना कहकर विद्या सीधा सरपंच के पास जाती है। गरीब बेटी के ट्यूशन सेंटर को लेकर पंचायत बिठाई जाती है, जहां दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है और विद्या कहती है, सरपंच जी, जब आज हमारा देश इतना विकसित हो चुका है कि आदमी और औरत में कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर हमारे गांव में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? अरे आज हम चांद तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे गांव में तो हमें जमीन से ही नहीं उठने दिया जा रहा। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है सरपंच जी, और मैं हर घर शिक्षा पहुंचा कर रहूंगी, सबको शिक्षित बना कर रहूंगी। अगर एक मर्द पढ़ता है तो केवल एक मर्द पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है ना, तो उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी पढ़ती है। विद्या की बातें सुनकर पंचायत के सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद सरपंच भी विद्या के हक में फैसला सुनाते हैं और मुरली को भी दंड स्वरूप ट्यूशन सेंटर का सारा हर्जाना अपनी जेब से भरने को कहते हैं और वापस से गरीब बेटी का ट्यूशन सेंटर पहले जैसा हो जाता है और सब बढ़े के नारे के साथ विद्या अपने गांव की हर महिला और बेटी को शिक्षित करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।